हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एनसीईआरटी का आपका चौथा पड़ाव है, ठीक है। चैप्टर चौथा है ना। और हम लोग 3 चैप्टर का ऑलरेडी कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए आते हैं आपका ये चैप्टर का, इसका नाम है सॉरी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। ठीक है। हम लोगों ने सरकार क्या है ना। और लोकतंत्र क्या है ना, राजतंत्र क्या है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में कर रखा है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। चलिए, तो बातें ऐसा है कि अरे भाई, अच्छा हाँ आ गया। चलिए, क्या है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है। ये क्यों ये लोकतंत्र का जो अब मतलब ये बीज बोया गया, इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, है ना। देखिए, हुआ ये था कि जब अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में क्या हुआ था कि रंग भेद को लेके ना वहां आंदोलन हो रहा था। ठीक है। उस आंदोलन को जो लीड कर रहे थे ना, वो थे आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है। ये नेल्सन मंडेला साहब थे। उन्होंने इस संघर्ष को मतलब वो जारी रखा। वहां पे एक संस्था था जिसके तहत ये लोग काम कर रहे थे, उसका नाम था आपका अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस, है ना। अफ्रीकन नेशनल नेशनल कांग्रेस, है ना, जिसको हम लोग ANC भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। तो इन्हीं के नेता थे नेल्सन मंडेला। और इन्होंने रंग भेद विरोधी के, है ना, ये शिकार हुए थे। और इससे मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने इसका शुरुआत किया था, है ना। और ये वास्तव में ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था और जाके आपको ना 1944 में, कब साथियों, ये 1944 में जाके ये सफलता मिला इनको, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को। ठीक। और उन्होंने बाद में लंबे समय तक राष्ट्रपति भी रहे थे। कहां के? और यही अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पहला राष्ट्रपति यही बने थे। और तब जाके क्या हुआ कि अफ्रीका जो था, अफ्रीका जो साथियों था, ये एक लोकतांत्रिक देश बन के उभरा, है ना। ये पहला लोक वहां मतलब ये लोकतांत्रिक देश बन के उभरा था। ठीक। अब देखिए, और वहां क्या क्या होता है ना। दूसरा है आपका त्वचा और रंग पर आधारित भेदभाव। साथियों, वहां क्या था कि यहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच के ये भेदभाव था। साउथ अफ्रीका में हो क्या रहा था वास्तव में कि वहां जो भारतीय श्वेत और अश्वेत मतलब गोरे और काले का भेदभाव था। ठीक है। चमड़ी के रंग का, कि आपका जो है ना ये स्किन का कलर कैसा है, उसको लेके यहाँ पे चल रहा था। और इसको जो श्वेत होते थे ना, जो ब्रिटिश टाइप के लोग होते थे, उसको बहुत ज्यादा वहां पे मतलब प्रायोरिटी दी जाती थी। जबकि जो आपके अश्वेत थे ना, जो काले लोग थे, उसे खास करके वहां अफ्रीकन जनजाति कह लीजिए को ले लीजिए, या फिर अपने भारतीय जो होते थे वो लोग को वहां पे वो उतने ज्यादा मतलब प्रायोरिटी नहीं थी, खुल के जीने की नहीं थी। और खास करके कि श्वेत लोगों के साथ अश्वेत का उठना बैठना ये सब की इजाजत वहां पे नहीं थी। ठीक है। खास करके जो अश्वेत लोग थे ना, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ था कि उन्हें वोट देने का भी राइट नहीं था उसके पास। ठीक है। उनके पास जो है वोट देने का भी राइट नहीं हुआ करता था। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अश्वेतों को, है ना, अश्वेतों को जो है वो अफ्रीकन भाषा सीखने पे जोर दिया जा रहा था। वास्तव में वहां की एक अपनी भाषा हुआ करती थी। ठीक। वो जूलू एक भाषा होता था जो वहां की जनजातियों के द्वारा बोला जाता था। और वो लोग को जो है ये श्वेत जो है ना, जबरदस्ती उन्हें अफ्रीकन भाषा जो है ये सीखने पर जोर दिया जाता था। उन्हें सिखा मतलब जबरदस्ती उन्हें बुलवाया जाता था ये भाषा। ठीक। तो लोकतंत्र होने के पीछे ये मेन मुद्दा था, है ना। अब बात करते हैं साथियों, अगला टॉपिक आपके सामने है क्या कि लोकतांत्रिक होने का अर्थ, है ना।
सरकार के लोकतांत्रिक होने का अर्थ आम नागरिकों के लिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए आता क्या है, पहला बात आती है भागीदारी, है ना। क्या आता है साथियों, भागीदारी। जो लोकतंत्र में जो आम नागरिक की भागीदारी है वो किस प्रकार की है, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो उसमें आम नागरिक की भागीदारी किस प्रकार है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है लोकतंत्र में ना दो टाइप की भागीदारी होता है। एक होता है साथियों अप्रत्यक्ष, कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, और दूसरा भागीदारी कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है ना। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि किस देश मतलब कहां मतलब अप्रत्यक्ष के रूप में कौन भाग लेता है या प्रत्यक्ष रूप से कौन भाग लेता है, अगले स्लाइड में बात करेंगे। यहां हम समझाते हैं आपको कि ये लोकतांत्रिक होने का अर्थ क्या क्या है। दूसरा क्या है आपका सीमित सरकार, है ना। मतलब अब सीमित सरकार का अर्थ होता है कि अगर हम क्या करें, मान लीजिए कि कोई सत्ता में है और लोकतंत्र देश है, अगर कोई सत्ता में है तो वो सत्ता में तब तक बना रहेगा जब तक कि जनता चाहे, नहीं तो अगले 5 वर्ष में अगले कार्यकाल के दौरान उसे सत्ता से 2 मिनट में एक झटके में उसको बाहर मतलब वहां से नीचे कर सकता है, वो जनता का हाथ में है। अब उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार का अर्थ होता है कि वो सरकार का अपना जो है कि एक स्वयं के कार्य मतलब सरकार का जो स्वयं का कार्य होता है उस कार्य के लिए क्या होना चाहिए, अपने आप को उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए समानता और न्याय की बात करेंगे, तो ये समानता और साथियों न्याय जो है ना वो दोनों एक दूसरे का क्या है, समपूरक, यानी सॉरी एक दूसरे का पूरक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक समानता नहीं आएगी तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। बातें समझ में आई, अगर समानता आ जाएगा तो न्याय अपने आप मिल जाएगा, वरना न्याय मिल भी जाएगा तो समानता अगर नहीं मिला तो कोई दोनों का औचित्य नहीं बनता है। इसलिए ये एक दूसरे के क्या है, पूरक होते हैं, ठीक। अब होता है विवादों का समाधान। तो क्या होता है लोकतंत्र सरकार में, ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो विवादों का क्या करे, समाधान करे, है ना। तो हम इस पे क्या करेंगे, आगे हम चर्चा करते हैं कि ये क्या क्या है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड में हम एक एक करके इसे समझाते हुए चलेंगे। तो ये लोकतांत्रिक सरकार होने के ना ये 5 तत्व आपके सामने है, यही मुख्य 5 तत्व कौन कौन है। पहले कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होना चाहिए, फिर सरकार कैसी होनी, सीमित सरकार होनी चाहिए, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, समानता और न्याय होनी चाहिए, और विवादों का समाधान होना चाहिए, है ना। कि लोकतांत्रिक सरकार में क्या होना चाहिए, विवादों का समाधान सरकारों का एक नैतिक और मौलिक कर्तव्य है साथियों, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके अच्छे से बात करते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने, हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में भागीदारी। तो पहला है साथियों आपके सामने अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, और दूसरा है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से। अब देखिए क्या है कि जब कोई देश अगर बहुत बड़ा है ना, जब कोई देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, वहां की आबादी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, लोग अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने का मतलब होता है कि जनता क्या करते हैं, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, है ना, जनता द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है साथियों, वो क्या करता है ना, प्रतिनिधि पर इसमें क्या करते हैं, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि सरकार में भाग लेते हैं ना, सरकार बनाने में या सरकार में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं, है ना। और ये क्या करते हैं, ये जनताओं के लिए ही काम करते हैं, है ना। क्योंकि पता है कि अगर मान लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो अगले बार संभव नहीं है ना, फिर से उसको सत्ता में आना। अब देखिए अब ऐसा कहां होता है, जहां की जनसंख्या क्या हो, जहां की जनसंख्या की अगर बात करें, अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा होगा तो वहां डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है सरकार को, है ना। अब देखिए, अब जैसे इसका एग्जाम्पल अपना प्यारा भारत है ना, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भारत अपना प्रत्यक्ष इसका एग्जाम्पल है, जहां पे सरकार कैसी चुनी जाती है, अप्रत्यक्ष रूप की सरकार चुनी जाती है। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों अगला है आपका प्रत्यक्ष रूप से। हाँ, कुछ ऐसे लोकतंत्र देश है जहां पे सरकारें प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, इसका मतलब है जनता के द्वारा चुनी जाती है। तो देखिए इसके पीछे
मतलब यहाँ पे ऐसा कहाँ किया जाता है, तो हम चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, अब हम कह सकते हैं कि जहां की जनसंख्या अगर क्या हो, कम हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस देश की, है ना, देश की जिस देश की देश की जनसंख्या कम हो, है ना, जिस देश की जनसंख्या कम हो, तो वहां क्या कर सकती है, मतलब जब सरकार चुनने की बारी आएगी तो वहां प्रत्यक्ष रूप से चुन सकते हैं। तो क्या सर ऐसा कोई देश है, तो एकदम है ना, इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने है। तो वो कौन सा देश है साथियों, वो है आपका स्विट्जरलैंड। क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से सरकारें चुनी जाती है। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है क्या, स्विट्जरलैंड, है ना, स्विट्जरलैंड। ये एग्जाम्पल है किसका, प्रत्यक्ष सरकार की। इसका मतलब यहां सरकार कैसी चुनी जाती है, डायरेक्ट सरकार चुनी जाती है। क्या यहां तक बातें समझ में आई, है ना। अच्छा, क्या हमारे भारत में प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है कोई भी इनके स्थानीय, मतलब सरकार के 3 स्तर है। एक है आपका राष्ट्रीय स्तर पे है, फिर राज्य स्तर पे है, और स्थानीय निकाय है। तो याद करिएगा साथियों, एक है जो क्या है आपका स्थानीय सरकार, है ना। स्थानीय सरकार जो है आपका, स्थानीय सरकार, वो आपका प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जैसे आप देखते होंगे मुखिया का चुनाव हो, पंचायत समिति का हो, या जिला परिषद का हो, वहां पे चुनाव हम लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेके और चुनते हैं, है ना। जबकि अगर वही सीएम की चुनाव, अगर सीएम को चुनने की बारी आ जाए, किसी सरकार में मतलब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आ जाए, तो हम लोग नहीं चुनते उन्हें कौन चुनता, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, उसे वोटिंग करके उसकी फिर उन्हें नियुक्त किया जाता है। जो बहुमत दल का नेता होता है उसे नियुक्त किया जाता है। तो चलिए, यहां तक बातें समझ में आई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे की बात है कि, चलिए अब है कि सीमित सरकार। देखिए, सीमित सरकार हमने बात किया था कि एक तो था आपका क्या, इधर लोकतंत्र में भागीदारी, तो हमने बता दिया कि ये 2 रूप से होता है, एक प्रत्यक्ष से और एक प्रत्यक्ष। अब होता है क्या कि सीमित सरकार। सीमित सरकार का साथियों अर्थ क्या होता है, जब लगातार क्या होता है कि एक मतलब बार बार चुनाव, अगर कुछ दिन पे चुनाव हो रहा है, जहां पे हम लोग जानते हैं चुनाव के माध्यम से क्या होता है, जनता का सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण बना रहे, है ना। जहां पे लगातार चुनाव हो, है ना, या बार बार चुनाव हो, है ना, जहां बार बार अगर चुनाव होगा, बार बार चुनाव होगा, तो क्या वहां पे जो सरकारें हैं, वो सरकार निर्भर किस पे करता है, मतलब किसके नियंत्रण में है, जनता के नियंत्रण में है। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सत्ता में बार बार आना चाह रहा है या आएगा, तो ये संभव किसके पास है साथी, ये जनता के हाथों में, है ना। ये जनता के हाथों में, अगर जनता चाही तो वो आ सकते हैं बार बार, वरना अगर जनता नहीं चाहेगी तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसे कहते हैं हम लोग सीमित सरकार। सीमित सरकार का मतलब हुआ कि जब तक चाहे जनता किसी को सत्ता में रख सकते हैं, जब चाहे जनता इसको सत्ता से नीचे कर सकते हैं। मतलब वो लगातार एक कोई अपने बहुमत वाले पार्टी लगातार सत्ता में बने रहे, मतलब रह सकता है, लेकिन एक लिमिट समय तक, उसके बाद ये फिर क्या हो सकता है, सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं सीमित सरकार कहते हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे आता है बातें किसका, कि विवादों का, है ना। सॉरी, एक तो छूट गया यार, उत्तरदायी सरकार, है ना। चलिए उत्तरदायी सरकार की बात, है ना। ये है आपके सामने उत्तरदायी सरकार। अब देखिए, उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि सरकार द्वारा स्वयं के लिए किए गए कार्यों के लिए। देखिए, जब सरकार कोई कार्य करता है, अगर सरकार कोई कार्य करता है, कोई कार्य करता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, स्वयं होगा, है ना। सरकार स्वयं जिम्मेदार होता है। अगर सरकार कोई काम करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, सरकार जिम्मेदार होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस कार्य के प्रति उत्तरदायी कौन होता है, सरकार होता है। इसीलिए बोलते हैं ऐसे को उत्तरदायी सरकार, है ना। अगर कोई कार्य करे उसके लिए खुद जिम्मेदार हो तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्तरदायी सरकार, है ना। चलिए
अब एक आता है आगे कि विवादों का समाधान, है ना। विवादों की समाधान की बात करते हैं साथियों। देखिए होता क्या है ना कि लोकतांत्रिक देश मतलब सरकार में विवाद का होना और ये आम बात है। उसके बाद इसका समाधान करना ये खास करके सरकार की जो है ना आपका नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी है। किसका? सरकार का, है ना। सरकार का इस विवाद का निपटारा करना, है ना, इस विवाद की समस्याओं का हल करना ये सरकार की मौलिक और नैतिक जिम्मेदारी है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम के लेके अगर यहाँ पे छिड़ जाता है। जैसे अगर हम बात कर ले हिंदू एंड मुस्लिम के बारे में बात कर ले, अगर यहाँ पे मुस्लिम्स, एक अगर यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम मतलब एक सांप्रदायिक दंगा टाइप का अगर छिड़ जाता है, तो इसके इस समस्या को हल करेगा या इसका निपटारा कौन करेगा इस समस्याओं का? तो ये सरकार का काम है ना। तो ये है विवादों का समय। जैसे अब देखिए क्या होता है, कभी कभी सांस्कृतिक तालमेल नहीं उत्पन्न हो पाता है। मान लीजिए कि कभी क्या होता है, आप सुनते होंगे कि कोई यहां से मतलब एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट पलायन करते हैं किसी काम के लिए, वहां पे दूसरे संस्कृति या दूसरे कल्चर वाले जो वहां के लोग हैं वो क्या करते हैं, इनसे कभी कभी आपको देखने को मिला होगा झड़प होता है या उस राज्य से भगाया जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग सांस्कृतिक तालमेल में जो उत्पन्न विवाद हुआ, है ना। सांस्कृतिक तालमेल, मान लीजिए आपका यूपी का अलग कल्चर है, बिहार का अलग कल्चर है, मान लीजिए गुजरात का अलग है, महाराष्ट्र का। अभी महाराष्ट्र में देखिए कि अभी महाराष्ट्र में फैला हुआ है क्या कि हर हाल में आपको क्या बोलना है, अगर महाराष्ट्र में रह रहा है तो मराठी बोलना कंपलसरी है। इसके लिए आपने देखे होंगे कि बहुत मतलब ये मीडिया में बातें आती रहती है। तो अब बताइए कि अगर दूसरे राज्य से लोग जाएंगे जहां पे मराठी बोलता ही नहीं, मतलब हिंदी है, उनका अपना एक अलग भाषा है, ये वो भाषा बोलने वाले क्या वहां सरवाइव कर पाएंगे? नहीं। तो वहां पे क्या होगा, वहां विवाद उत्पन्न होगा, है ना। अगर विवाद उत्पन्न होगा तो इसमें सरकार क्या करेगी, एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, है ना। तो इस स्थिति में सरकार क्या करेगा, इस विवादों का समाधान करेगा। एक बात और आप जानते होंगे, इस चैप्टर में दिया हुआ है कावेरी जल विवाद के बारे में, है ना। ये कावेरी जल विवाद जो है ना ये बहुत दिन से चलते आ रहा है ना। ये लगभग 30 साल से चल रहा है। कितने दिन से चल रहा है साथियों? 30 वर्ष से चल रहा है ना। तो ये कावेरी जल विवाद को का जो समाधान है वो भी किसका है? सरकारों का है। किसका है? सरकारों का है। और ये किस स्टेट के बीच में ये कावेरी जल विवाद चल रहा है? तो इसमें दो स्टेट है, एक है आपका कर्नाटक, कौन है? कर्नाटक है। दूसरा कौन है आपका? तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु है। तो ये दोनों के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा, ये दोनों स्टेट के बीच में क्या होता है, कावेरी जल विवाद चल रहा है। तो इसका भी समाधान कौन करेगी? सरकारें करेगी। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। अगला टॉपिक आता है आपका, ये रहा समानता और न्याय के बारे में बात करेंगे। साथियों हमने बता रखा था कि समानता तभी न्याय तभी हो सकता है ना। न्याय तब होगा जब क्या आए? समानता आए। इसका मतलब अगर हम क्या करें भाई कि यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे छुआछूत की मैटर चल रहा है ना, हम ऊंच नीच के भेदभाव कर रहे हैं, तो क्या कभी यहाँ पे अगर हम यहाँ पे अगर ऊंच नीच के भेदभाव करते हैं, पिछड़े अगड़े की बात करते हैं, है ना, तो क्या कभी यहाँ पे न्याय हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। छुआछूत की बात करना, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक समानता आएगा नहीं तब तक न्याय होगा नहीं। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है ना। अगर समानता आ गया, अगर हम क्या करें कि जो मुख्य धारा से पिछड़े लोग हैं उनको भी अगर हम बराबरी में ले आए तो ये क्या होगी? यही तो समानता हो जाएगी, है ना। तो इस समानता के लिए कभी कभी क्या होता है कि लोगों मतलब लोगों के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए। कभी कभी लोग क्या होता है दूसरे के मतलब जो क्या कहते हैं पिछड़े वंचित है उनको लोग मतलब हे नजर से देखते हैं। तो इसका मतलब यहाँ कभी भी समान यहाँ न्याय हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब आप देखते होंगे कभी कभी ये सुनने को मिलता होगा, पेपर में भी आते रहता है कभी कभी कि किसी मैटर पे, जैसे आपने महाराष्ट्र वाला देखा था एक बार, जो 18 साल से कम एज का लड़का था, वो कार से आ रहा था, मार दिया, वो कपल मर गया, लेकिन वो लड़का बाद में बाहर निकल गया, है ना। तो वहां देखिए वहां क्या हुआ, यहाँ न्याय दिख रहा है आपको? क्या समानता दिख रहा है? नहीं दिख रहा, क्योंकि वो पैसे वाले का बेटा था, इसलिए वो इधर उधर बातें करके उसको मुंबई हाईकोर्ट ने उसको बाहर निकाल दिया था, है ना।
बाकी कोर्ट पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता है, वो अब उनका मैटर है, उनको जो अच्छा लगा वो किया। मतलब एक बता रहा हूं यहाँ पे, बस हमारा समझाने का मोटिव ये है कि यह समानता की हम बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह के और सारे मैटर होते हैं जहां पे आप समानता नहीं देखते थे। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये लोग सरकार द्वारा कोशिश किए जाते हैं कि लोगों द्वारा समान व्यवहार करवाया जाए, है ना। अब क्या होता है कि सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को जानती है, इस चीज को सरकार भी जानती है, इसलिए क्या करते हैं कि वंचित समूहों के लिए ना कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 17 के बारे में, है ना, आर्टिकल 17 के बारे में जानते हैं, अस्पृश्यता का अंत के बारे में, इसका मतलब अनटचेबिलिटी के बारे में, कि अगर आदमी ये छुआछूत के भावना से अगर उसको ये करता है तो उसके लिए क्या होता है, कठोर से कठोर सजा दी जाती है ना। और उसके बाद अब देखिएगा कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में आप देखेंगे कि लड़कियों की फी कम की जाती है। रीजन ये है कि मान लीजिए वंचित, पिछड़े, असहाय, जो मुख्य धारा से बहुत दूर है, वो लोग को क्या होता है, सही से मतलब लड़के को यार पढ़ा नहीं पाते, वो लोग लड़की को कहां से पढ़ाएंगे, इसलिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आप लालच कहिए या जो भी कहिए, उसके कारण आज हमारे देश की बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही है ना, हमारी बहनें बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं ये सरकार इसमें उनको कम फी हो या उन्हें प्रोत्साहन की राशि दे के हो, इन्हें मतलब सम्मुख धारा से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि जैसे हम बात करें कि यहां पे कि अगर भारत के संविधान की बुनियादी की बात करें तो भारत के संविधान में भी इसी चीज का बात किया गया है, और सरकार द्वारा जो है लोगों के लिए मतलब संविधान में इस चीज को मेंशन किया है कि लोग क्या करे, सरकार क्या करे, लोगों के लिए समान व्यवहार और समान न्याय करे, है ना। चलिए, तो समानता और न्याय के बारे में क्लियर हुई बातें। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला बात आता है कि इसके महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, पहले हम देख लेते हैं, है ना। अब देखिए लोकतंत्र में सबसे पहले बात आती है आलोचना का, है ना। अगर कोई सरकार में है, अगर कोई भी मान लीजिए सत्ता में है कोई पार्टी, अगर उनका आलोचना किया जाता है, अगर वो आलोचना को स्वीकार नहीं कर सकता है, तो उस देश की लोकतंत्र कभी फल फूल नहीं सकता है। इसका मतलब है कि अगर सत्ता में कोई है तो उसका क्या होना चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, वरना फिर वहां का लोकतंत्र कभी फल फूल नहीं सकता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसे नियम कानून बनाते हैं, ऐसे नियम कानून बनाते हैं जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी विरोध करना होता है जनताओं के, नागरिकों के द्वारा। अगर विरोध करती है तो उस केस में क्या होता है कि कभी कभी सरकार को पीछे भी हटना पड़ता है। जैसे आपने देखा लोकसभा के इलेक्शन से पहले जो एक किसान बिल था, जिस पर आपने देखा बहुत लंबे समय तक किसान ने, हमारे देश के योद्धाओं ने बहुत क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो उस पर बहुत दिन तक उन्होंने आंदोलन किया था और लास्ट में सरकार को उस बिल को वापस लेना पड़ा। इसका मतलब है कि कभी कभी ये चीज का ताकत भी दिखाया जाता है नागरिकों के द्वारा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। अन्यथा अगर यहाँ लोकतंत्र नहीं होता तो ये लोग मतलब कोई भी कितना कुछ कर ले, ये वापस नहीं हो पाता, क्योंकि वहां पे तभी संभव होगा जब यहाँ पे क्या हो, लोकतंत्र हो, है ना। तो ये उसके बाद आपके जो एनसीईआरटी बुक में एक कहानी में दी हुई है कि 2005 में ऐसे ही हुआ था कि बिजली की बिल की कीमत बढ़ा दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, जनताओं ने, नागरिकों ने खुलकर विरोध किया था और आंदोलन किया था। बाद में उसके बाद फिर वापस लेना पड़ा, सरकार पीछे हट गया था, है ना। एक और बात करते हैं इसमें कि आपका मीडिया के बारे में। मीडिया, है ना, जो आप लोग जानते हैं हमारे देश का ना ये फोर्थ पिलर है, मतलब चौथा स्तंभ है ना। तो मीडिया को भी क्या, मीडिया की एक जिम्मेदारी होती है कि सरकार अगर कुछ बुरा कर रही है तो आपको उस पर आवाज उठाना, क्योंकि हमारे देश के चौथा पिलर यही है, जो ये अगर ये आवाज उठाएंगे तो हमारे देश के घर घर तक ये आवाज पहुंचेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, है ना। लेकिन आज के बस ये कहने की बात है कि मीडिया चौथा स्तंभ देश का है, लेकिन अब रहा नहीं है। बस ये मतलब सत्ता पक्ष पार्टी के पंगु हो जाते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम इन्हें निष्पक्ष होना चाहिए पहले के जैसा। यही रीजन है कि आज आप जाके देखिए, आप कोई न्यूज पे भरोसा नहीं करता। पहले एक समय था कि लोग मतलब जब रेडियो पे न्यूज आया करता था तो उससे पहले से रेडियो वो ऑन करके वो चैनल पे वो लोग इंतजार करते रहते थे कि अब समाचार शुरू होगी, क्योंकि उस समय में निष्पक्ष और सही जानकारी दी जाती थी। आजकल तो पता नहीं, हवा में ही लोग फायरिंग करते रहते हैं, है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका के बारे में अगर बात करें तो आप जानते हैं कि न्यायपालिका भी क्या है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना। न्यायपालिका भी क्या है, लोकतंत्र का हिस्सा है। अब देखिए, अगर सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेता है जो जनता के पक्ष में ना हो, मतलब नागरिक के फायदे के लिए नहीं हो, वो हानिकारक टाइप का कानून हो, तो इसके लिए यहाँ पे इंटरफेयर कौन करेंगे, न्यायपालिका करेंगे, और इनका रिव्यू करेंगे, और जुडिशियल रिव्यू के बाद क्या कर सकते हैं, अगर उनको लगा कि ये सही नहीं है तो क्या होगा कि उन्हें रद्द करने का पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास रहता है ना। अगर ये सारे कुछ अपने यहां सही से चला तो हम कह सकते एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है ना। ये सारे कुछ अगर चला, जैसे कि आलोचना कर रहा है, अगर आलोचना के बाद सरकार उस पर एक्शन लेके उसे अंदर ढकेल दे, जेल में बंद कर दे, तो फिर तो लोकतंत्र की कोई बात ही नहीं रही ना, है ना। तो अगर वो गलत करे, गलत पे जनता उस पर आवाज उठाए, अगर सही करे तो उनका बड़प्पन भी मतलब उनका बड़ाई करे। नियम कानून की अगर बात करें तो नियम कानून क्या होना चाहिए, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, है ना। चलिए, उसके बाद जैसे हमने और बात किया था किस चीज के बारे में, अगर कोई नियम कानून बना रहा है तो वो अगर जनता के हित में है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो उसमें जनता आवाज उठाती है, आंदोलन करती है, सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद मीडिया, मीडिया के बारे में हमने बात किया। मीडिया क्या है, देश का चौथा पिलर है, इस पे क्या करना चाहिए, मान लीजिए इनका जो मूल कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। सरकार अगर सही है तो उनको सही दिखाना चाहिए, अगर गलत है तो गलत दिखाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है, यही कारण है कि आज हमारा देश का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया को कहा जाता है, उससे लोगों का विश्वास खत्म होते जा रहा है। ठीक है, चलिए, न्यायपालिका, न्यायपालिका है लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, क्योंकि ये सरकार का अंग है। अगर सरकार कुछ वैसी गलतियां करती है जो नागरिकों के या जनताओं के हित में मतलब ना हो, मतलब इनके अनहित की चीजें हो, तो इस पर सरकार क्या करती है, एक्शन लेती है, मतलब सॉरी जुडिशरी एक्शन लेती है और वैसे कानून को रद्द करती है। चलिए, तो ये बातें यहां तक समझ में ओवरऑल आई, यही तो हमारी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। अब देखिए, लोकतंत्र तो बातें हो गई है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक बात करेंगे कि हम बात करेंगे कि ये लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र जो है ना, ये अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसे कहते हैं हम लोग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर इस वर्ड को तोड़िएगा ना तो ये बनता है एक डेमोस प्लस क्रेटोस, है ना। ये दो शब्द से मिलके बना है ना। कितने शब्द से साथियों मिलकर बना है, तो ये दो शब्द से मिलकर बना है, डेमोस, है ना, है ना। और ये किस भाषा का है साथियों, तो ये ग्रीक भाषा का है ना। ये किसका है, ग्रीक भाषा से आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता का, है ना। डेमोस का अर्थ क्या होता है, जनता का, है ना, जनता का। और क्रेटस का मतलब क्या होता है, शासन, है ना, शासन। तो ये क्या है साथियों, जनता का शासन है ना। इसीलिए इसे कहते हैं कि डेमो, क्या कहते हैं हम लोग, डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र। ठीक है, चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, आगे बढ़ा जाए, है ना। चलिए, यहां तक समझ में आ गई, है ना। चलिए, अब आते हैं साथियों हम लोग बुक पे, और बुक्स पे आएंगे, उसके बाद कहानी को करेंगे एंड। ठीक, चलिए। अच्छा, ये फिर से शुरू हो गई। अच्छा, हाँ, लोकतंत्र की ये क्या है, विशेषता में कुछ बातें थी, तो ये हमने पीछे कर भी लिया था, है ना। क्या, आलोचना करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। सरकार के कुछ कदम का विरोध करना, अगर सरकार वैसी कदम उठा रही है जो जनता के विरोध में है, तो इसका क्या होना चाहिए, जनता के हित में ना हो तो उसका विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र में मीडिया, मीडिया आपको बतेवे किए कि ये क्या है, आपका फोर्थ पिलर है ना। न्यायपालिका, लोकतंत्र में जुडिशरी का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, वरना लोकतंत्र फिर कमजोर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं किस पे, तो देख लेते हैं और कुछ है नहीं है। चलिए, अब ये खत्म होता है, अब हम लोग आते हैं बुक पे, है ना। एक मिनट।
चलिए अब बात करेंगे साथियों की बुक का, है ना। ये बुक का आपका चैप्टर का नाम क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, है ना। अगर इस पाठ में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों से प्रभावित करने वाली कुछ बातों को यहाँ पे पढ़ना है हमको, है ना। अब चलिए इसमें बात करते हैं आगे कि देखिए ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, है ना। ये रहा आपका साउथ अफ्रीका, दिख रहा होगा आप लोग को। ये साउथ अफ्रीका और ये अपना प्यारा सा भारत, है ना। ये अपना प्यारा सा भारत, ये है आपका साउथ अमेरिका, है ना। ये है नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इधर बेचारा ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे बैठा हुआ है ना। चलिए तो हमको बात करना है किसके बारे में, दक्षिण अफ्रीका के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा हमने इसको ड्रॉ कर दिया, आप लोग को दिख गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तरह दक्षिण अफ्रीका के ऐसा देश जहां कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, है ना। हमने बात किया था जिसको श्वेत गोरे कहते थे और श्वेत को क्या काले, जिनकी त्वचा का रंग सावला, जैसे भारतीय, हम भारतीयों का त्वचा का रंग कैसा होता है साथियों, सावला होता है ना। कह रहा जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष के दक्षिण अफ्रीका की लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने अपनी माँ की मदद से कर रही थी, मतलब वो सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। एक रजिस्टर स्क्रैप मतलब रजिस्टर में मिला अखबार, है ना, जो अखबार के कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था, है ना। फिर उसने 15 साल के उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थे। माया ने क्या करता है, जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम क्या है, हेक्टर पीटरसन है ना। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी और माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों, है ना। जो पीटरसन था उसको क्या किया गया था, गोली लग गया, गोली मार दिया गया था, किसके द्वारा, पुलिसों के द्वारा। तो वो माया पूछती है अपनी मम्मी से कि ऐसा क्यों हुआ, उसको गोली क्यों मारा गया, है ना। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि उसे गोली क्यों मारा गया, है ना। देखिए पूछा क्यों नहीं हो रहा था रंग भेद कानून के तहत, जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत, है ना, यहाँ पे बात कर रहा है कि श्वेत और अश्वेत लोगों को अस्पताल अलग अलग होते थे, मतलब उनकी गाड़ियां भी अलग होती थी और लोगों के लिए जो अस्पताल में जो जिस गाड़ियां से ले जाती थी वो गाड़ियां भी क्या होती थी, लोग का अलग अलग हुआ करती थी और वे जरूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि अश्वेत लोगों की गाड़ियां क्या होती, सुविधाएं उपलब्ध, मतलब जो वहां के अश्वेत लोग होते थे उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं दी जाती थी। अगर मतलब ऐसे कह लीजिए ना, जो गोरे लोग थे उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाती थी, जबकि काले लोग को ऐसी कोई सुविधाएं नहीं होती थी। वहां की बस से ट्रेनें भी क्या होती थी, अलग अलग होती थी साथियों, क्या होती थी, अलग अलग होती थी, है ना। चलिए अब आप लोग को दिखेगा अच्छे से, हाँ ठीक है, आई ठीक ठीक, है ना। तो उन लोग की क्या होती थी, अलग अलग गाड़ियां होती थी, लेकिन जो अश्वेत लोगों की होती थी उसमें उतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती थी, है ना। उसकी बसें और रेलें अलग होती थी, यहां तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों की बस स्टैंड भी अलग अलग थी। सोचिए कितने लंबे, मतलब किस लेवल पे हो रहा था भेदभाव, है ना। बस स्टैंड तक अलग है। अश्वेत लोग को वोट देने की इजाजत नहीं थी साथियों कि वहां पे, इसीलिए नेल्सन मंडेला ने यहाँ जो मतलब यहाँ पे लड़े थे, इसके पीछे रीजन यही था, जो आंदोलन हुआ था अफ्रीकन राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा, रीजन यही था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि उनको अश्वेत जो होते थे, काले लोगों से वोट भी देने की इजाजत नहीं थी। अच्छी जीवन जमीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और श्वेत लोगों के लिए तो लोगों को खेती के लिए घटिया जमीन मिलती थी, है ना। और इससे पता चलता था कि अश्वेत लोग भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना। मतलब यहाँ पे देखिए अश्वेत लोग और भारतीयों को जो होते हैं, ये लोग सांवले, हमारे भारत के सांवले और अफ्रीकन क्या होते थे, काले होते थे, इसलिए सबको क्या बोलते थे वो लोग, अश्वेत बोले तो काले, है ना। और भारतीयों को भी वो अश्वेत ही मानते थे, है ना। तो इन लोग को उतने अच्छे प्रायोरिटी, मतलब या अच्छे जमीन नहीं मिलती थी, अच्छे खेती बाड़ी की जगह नहीं मिलती थी, काफी भेदभाव किया गया था उनके साथ में। तो कह रहा है दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में क्या हुआ कि एक शहर था जिसका नाम क्या था आपका, सोवेटो।
जहां सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन जो है ना वहीं रहता था। ठीक है, कौन से शहर में साथियों? स्वेटो शहर में रहते थे। वहां एक श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा, वहां के जो श्वेत लोग होते थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकन्स भाषा बोलते थे। ठीक है, हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था, जबकि वो ऐसा नहीं चाहते थे। मतलब हमने क्या बोला कि वहां पे जो अपनी इनकी लैंग्वेज थी वो पढ़ने की उन्हें मतलब वो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उन लोग को जबरदस्ती जो वहां के श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलती थी आपको? अफ्रीकन्स भाषा, वो सीखने के लिए इनको जबरदस्ती इन्हें मतलब ये किया जाता था। ठीक है, और अपनी भाषा कौन सा सीखना चाहते थे साथी? जुलू भाषा। उसका एक भाषा था जिसका नाम क्या था? जुलू भाषा था। वो अपना भाषा सीखना चाहते थे। ये हेक्टर लोग, जो हेक्टर पीटरसन जो मारे गया था, है ना, वो चाहते थे। थोड़ा सा यहाँ छूट गया साथी, हम इसको समेट लेते। करा माया की मां समझाया कि दक्षिण अफ्रीका के लोग पहले रंग कानून से, रंग भेद के मतलब त्वचा, मतलब वो लोग रंग भेद का मतलब किससे था? त्वचा से। तो हमने वही बताया था कि भारतीय और अन्य, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाजत नहीं थी। मतलब भारतीयों को और वहां के जनजातियों को अन्य श्वेतों से संबंध बनाने की, मतलब ऐसे नॉर्मल संबंध का अर्थ हुआ कि उसे दोस्ती करने की उसकी इजाजत नहीं हुआ करता था, है ना। तो माया को अपने कानों पर विश्वास हुआ इस बात को लेके। चलिए, अब क्या होता है कि वहां जो है जबरदस्ती वहां के अफ्रीकन भाषा सिखाना चाहते थे, लेकिन हेक्टर और उसके सहपाठी जो थे वो कौन सा भाषा सीखना चाह रहे थे? ये अपने जुलू भाषा सीखना चाह रहे थे। ठीक है, कह रहा है कि अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। कौन? हेक्टर पीटरसन, है ना। फिर क्या होता है कि उसके पुलिस को विरोध करने के कारण इन लोगों ने बड़ी बेरहमी से, पुलिस ने इनको पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई, और हेक्टर की यहां से कह रहा है कि एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। 16 जून 1976 को यह घटना होती है ना। ये जो घटना था वही 16 जून 1976 को होता है। कह रहा अफ्रीकी कांग्रेस, है ना, बात करें अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनके जाने माने नेता कौन थे साथी? ये नेल्सन मंडेला थे, है ना। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया। अंततः 1994 में ये जाके सफलता उनको मिलती है और दक्षिण अफ्रीका में एक लोकतांत्रिक देश बना। सॉरी, 1944 होना चाहिए, है ना, और 1994 नहीं सही है ना। 1994 में उन्हें क्या होता है? सफलता मिलती है और दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक देश तब जाके बनता है। तब से सभी प्रजाति के लोग को बराबर माने जाते थे, है ना। अब देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व में क्या है कि भागीदारी। हमने बात किया था भागीदारी में पीछे, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते थे? क्योंकि पिछले पाठ में हमने पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र में लोग को निर्णय लेना होता है और वोट देकर वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि लोग ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। और यह मान कर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जरूरत की मांगों को ध्यान में रखते हैं। अर्थात जो निर्णय लोग लेते हैं वो मतलब प्रतिनिधि लेते हैं, वो अपने जनता का बातों को ध्यान में, यानी उनके मांगों को ध्यान में रख के ही ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, कह रहा सभी प्रकार के सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता था। उनकी अवधि कितने साल की होती थी साथी? वो होती थी इनकी 5 वर्ष की होती थी, है ना। और फिर एक बार चुने जाने के बाद सरकार अगर 5 वर्ष तक सत्ता में रहती थी, और सरकार फिर सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब वो लोग के उसे बार बार चुनेंगे। अर्थात सत्ता में वो तभी बना रह सकता है जब इसे बार बार चुने। और कह रहा समय लोगों के लिए, मतलब उस समय चुनाव के समय लोगों के लिए वह घड़ी है जो लोग लोकतंत्र में अपनी ताकत की महसूस करते हैं। आप देखते होंगे कि अभी जैसे आगे कोई चुनाव आने वाला रहता है तो आप देखेंगे कि सभी नेता धरातल पे आ जाते हैं, आपके घर में आएंगे, बैठेंगे, खाना खाएंगे, मतलब उसके बाद आपसे बोलेंगे कि हम तो आप ही के हैं, अरे आप ही लोग तो हमारे सब कुछ है। अगर वो जीत के जाएंगे तो फिर वो देखने नहीं आते हैं। इसीलिए वोट को कभी नहीं बेचना चाहिए साथियों। अगर आपको किसी प्रतिनिधि का पावर देखना हो, मतलब आप जनता का पावर देखना हो कि जनता में कितनी पावर है, तो वो इलेक्शन में दिखता है। क्योंकि जब उनकी सत्ताएं खत्म होती है, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा होता है, तो आप देखते होंगे कि वो आपके पास आते हैं, ठीक है, आपसे वोट मांगने के लिए आपके सामने हाथ जोड़ते हैं कि अरे आप तो आप लोग मेरे अपने हैं, आप खाते रहेंगे तो आप में से रोटी तोड़ के खा लेंगे। ये तो बहुरूपियों का वो रूप है साथियों।
फिर वो खा के जाएंगे, फिर आप ही जब जाइएगा ना उनके आवास पे मिलने के लिए, मिलता उलता नहीं है वो लोग। इसीलिए सोच समझ के वोट करना चाहिए, क्योंकि सोचिए आपके मत में कितना पावर है, आपके मत के अधिकार में कितना पावर है कि उसको ला देता है धरातल पे, फिर 5 साल तक वो राज करता था। इसीलिए सोच समझ के आदमी को इलेक्शन मतलब मत देना चाहिए। पैसों पे जो 500 में बिक जाता है वोट, ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। अब देखिए कह भागीदारी के अन्य तरीके क्या क्या है ना। हम लोग बात करेंगे कि लोकतांत्रिक, कह रहा है कि आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सरकार लोकतांत्रिक होने के लिए क्या मतलब है ना। इनका चुनाव का कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकारों को निर्णय लेने और नीतियों बनाने के भाग लेने और कई इधर गया, कई तरीके होते हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि भी लेते हैं, ठीक है, उसकी आलोचना भी करते हैं, में भागीदारी निभाते हैं। ये बात है कब, 2005 की, अगस्त 2005 में, जब एक खास सरकार ने क्या किया था, बिजली का किराया बढ़ा दिया था, मतलब बिजली बिल को बढ़ा दिया गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था, इसका बहुत विरोध हुआ था, है ना। इस चीज का क्या हुआ था, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। और विरोध में क्या हुआ, जुलूस निकाले गए थे और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया था। सरकार ने बाद में अपने निर्णय को क्या मतलब, सरकार अपने बचाव में तर्क दिए और लोगों को समझाने। देखे होंगे कभी कभी कोई मतलब जब ऐसा कानून लेके आता है जिसका लोग विरोध करने लगता है, वो लोग अपना अपना तर्क रखते हैं और तर्क रख के क्या करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। लास्टली अगर नहीं मानते हैं तो लास्ट में क्या होता है, मांग अगर नहीं मानता है तो फिर उसे दामों को घटाना पड़ा। मतलब जब जनता नहीं माना तो अंतिम में उसको घटाना पड़ा। खरा सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वे आम जनता के प्रति क्या थे साथियों, जिम्मेदार थे। ये आम जनता के प्रति जिम्मेदार थे, क्योंकि उसे किसने चुन के भेजा है, जनता ने चुन के भेजा है। चलिए ये बातें समझ में आई। कह रहा ऐसी कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे कार्रवाई करनी चाहिए। इन तरीकों में धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान शामिल है। मतलब ये देखिए, ये जनता का ये पावर है, ये लोकतंत्र का पावर है, जो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, धरने, अगर वो सही चीज नहीं है तो धरने, जुलूस, हड़ताल और हस्ताक्षर अभियान चला के क्या कर सकते हैं, उसके इस मनसे पे पानी फेर सकते हैं आप, है ना। कह रहा है कि इनके जरिए जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें अब सामने लाया जाता है। मतलब ये मतलब सबके सामने ये बातें आती है। चलिए थोड़ा सा यहाँ बच गया था। हाँ, सरकार बाढ़ पीड़ितों को क्या करता है, जब सरकार, लोकतंत्र की सरकार का ये कर्तव्य है कि वो क्या करे, बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देना। और देखिए संपादकों की नाम चिट्ठी, कह रहा है दीवारों पर सटे पोस्टर किसी भी शहर की सुंदरता को खराब कर सकते हैं। कई बार पोस्टर महत्वपूर्ण स्थानों और साइन बोर्डों पर चिपका दिए जाते हैं और सड़क के नक्शों पर भी ये चिपका दिए जाते हैं। ये आप लोग भी देखे होंगे, जहां लिखा रहता है यहाँ पोस्टर साटना सख्त मना है, रात में आके चिपका के भाग जाता है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस पर चिपका दिया, रात में भाग गया, पता चला कि यार गाड़ी वाले जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा यहाँ से जाना किधर है। आगे पता चला ऐसे क्रॉस का साइन है, आगे नहीं जाना, जाके हो लेता है उधर से, है ना कार्रवाई। करे यह चिंता का विषय है कि भारत में बाघों की संख्या लगातार गिरावट आ रही है। जंगल चोर इनका क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है और मार रहा है, और इनके खाल से क्या करते, खाल से कुछ बनाने के लिए मतलब उनके काम में आता है और उसे बेचता है, कह लीजिए ना कि जो मतलब व्यापार करता है, इसके स्मगलिंग करता है। कह रहा है इस मुद्दे की गंभीरता पूर्ण से नहीं लिया और सरकार को इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। जंगल चोरों को गिरफ्तार करनी चाहिए और बाघों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को लागू करनी चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले 10 साल में बाघ क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये कहां से लिखे हैं, ये सोहन पाल लिखे थे, गुवाहाटी असम से लिखे थे, ठीक है। तो इस तरीके से होता था कि सरकार को मतलब बताया करते थे, है ना। अब है कि अखबार एवं पत्रिका जो हमारे देश का क्या है, चौथा स्तंभ, चौथा पिलर है, ठीक है, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। कह रहा है कि टेलीविजन ने भी जनता से जुड़े और मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियां पर क्या करते हैं, चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन मीडिया और ये अखबार क्या होना चाहिए, उसका काम खत्म हो गया, वो क्या होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, है ना। चलिए कह रहा है जहां यह सच है कि लोकतंत्र की लोगों की भागीदारी का मौका देता है ना, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को भाग लेने का मौका देता है। क्लियर। चलिए अब ये लोकतंत्र में ही ऐसा संभव हो पाता है, ठीक।
कह रहा सभी यहाँ वही यह भी सच है कि यहाँ सभी वर्ग के लोग भी क्या करते हैं, इस चीज में भाग लेते हैं, है ना। लोगों की भागीदारी का एक अन्य तरीका भी है, जो आंदोलन करे तो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सरकार कोई काम कर सकता है तो उसे हम इस चीज का चुनौती भी सरकार को दे सकते हैं, वो भी क्या, आंदोलन करके हम, है ना। यहाँ देख रहे होंगे कि कुछ महिलाएं आंदोलन कर रही है, ठीक है। महिला और अन्य लोगों की भागीदारी आंदोलन में हो जाता। अगर देश के लोग सजग है और इसके बारे में रुचि लेते हैं तो देश कैसे चलाया जाता है ना। और कह रहा है कि देश कैसे, उसे देश की सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत होता है। तो अगली बार अगर हम इस शहर और कस्बे गांव से अगर कोई जुलूस निकले और जुलूस अगर जा रहा हो तो हम रोक कर इसे एक क्षण भर के लिए उससे पता करेंगे कि वो किस मुद्दे पे जा रहा है और किस काम के लिए जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इससे हम यह समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है, यानी कि जो मान लीजिए कि वो मुद्दा क्या है, किस पर वो जा रहे हैं अपना वहां पे जुलूस करने, तो इससे ये पता चलेगा अपनी सरकार के बारे में, ठीक। कह रहा विवादों का समाधान। अब आपने माया की कहानी को कैसे पढ़ा कि कैसे विवादों की समस्याओं का समाधान में कई बार हिंसा हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि आप देखते होंगे बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे देखने को आपको मिलता होगा, कभी कभी जुलूस पर क्या होता है, लाठियां बरसाई जाती है, उसको जबरदस्ती मारा पीटा जाता है ना। तो वो क्या है, कभी कभी हिंसा हो जाता है ना। कह रहा इसलिए ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह यह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए वो बल का इस्तेमाल करना उचित है। मतलब कि एक तरफ से पुलिस चाहती है कि हर हाल में इसे, क्योंकि उसे सरकार ने सख्त निर्देश दे रखा होता है कि इसको नहीं आगे बढ़ने देना है, ये लोग जबरदस्ती चाहता है हम आगे बढ़े, इसके चलते क्या होता है कभी कभी वहां पे हिंसा का भी सामना करना पड़ता है ना। आप देखे होंगे कितने बार पानी का बौछार भी उसके ऊपर डाला जाता है। कह रहा विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति और धर्मों और क्षेत्र एवं और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं करते हैं। कहने का मतलब अब क्या हुआ, अलग धर्म, अलग संस्कृति, अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर और तब मतलब यहाँ पे जब झड़प होता है तो वो जल्दी मामला नहीं सुलझ पाता है, ठीक है। कह रहा है कि लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं जिससे आप अन्य लोगों की भय और असुरक्षा की भावना फैलती है और सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि यह विवादों का समाधान करे। आइए अपने समाज में कुछ विवादों के बारे में पढ़े और समझे, है ना। अब यहां से हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमारे समाज में किस टाइप का आपको विवाद देखने को मिलता है। तो देखिए धार्मिक जुलूस और उत्सव पर देखे होंगे कभी कभी, या तो आप मूर्ति विसर्जन का टाइम देख लीजिए, या कभी कभी जब आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले तजिया, ये मुहर्रम हुआ था, मुहर्रम में देख लीजिए, तो इसमें कभी ना कभी क्या होता है कि दोनों धर्मों के बीच आपस में टकराव आपको देखने को मिलता होगा। तो ये हमारे सामाजिक स्तर पे ये होता है, ठीक है। धार्मिक जुलूस के रास्ते पर निकले और कई बार विवाद का कारण बन जाता है और हिंसा भड़कने से खतरा हो जाता है और जुलूस को उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग तो पत्थर भी फेंकने लगते हैं, क्या ये कई बार आपको देखने को मिलता होगा। नदियां भी कई बार विवाद का कारण बन जाती है, जो कि हमने पहले नदी जल विवाद, जो कावेरी जल विवाद के बारे में बात किया था, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के बीच में चल रहा था, वही चीज है ना। जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच नदी के पानी का बंटवारा भी कारण बन जाता। सोचिए ये 30 साल से ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है मैटर, है ना। और इस विवाद को आज भी वहां पे कह रहा है कि इस कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के कारण वहां कर्नाटक के यहाँ पे कृष्ण राजा सागर बांध में भरा हुआ पानी से कई जिलों की सिंचाई में काम आता है, वही बेंगलुरु शहर की जरूरत भी पूरी होती है। और तमिलनाडु में बने हुए मैटूर बांध में भरे हुए पानी इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टाई क्षेत्र में क्या होता है, सिंचित हो पाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही रहा आपका, देखिए यही है कावेरी नदी और एक तरफ देखिए यहाँ पे कह रहा है पिछले 30 साल से दो राज्यों के बीच ये विवाद का मुद्दा बना रहा है ना। चलिए अब है कि दोनों बांध एक ही नदी पर है ना। एक मैटूर बांध भी और कृष्णाराज सागर बांध भी दोनों एक ही नदी पर है। देखिए कृष्णाराज सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, मतलब ये शुरुआती में है, तमिलनाडु जो है नीचे पड़ जाता है, ये निचले छोर पर इनका मैटूर बांध है। अब बताइए, कह रहा है कि इसमें पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर बांध से पानी, मतलब ये ऊपर में ही बांध लिया पानी को, अगर वहां से पानी छोड़ेगा तब तो नीचे वाले बांध में आएगा, तब तो ये अपने डेल्टाई क्षेत्र को सिंचित कर पाएगा। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये विवाद बहुत दिनों तक ये चला। तब राष्ट्रीय सरकार, मतलब इसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप करता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके। चलिए अब बात करें समानता और न्याय का। तो कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से
एक है। कौन? समानता। कह रहा समान न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना, न्याय एवं समानता एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। आप जानते हैं कि न्याय और मतलब न्याय और समानता को हम कभी अलग नहीं कर सकते। हमने पहले बोल रखा था कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मतलब पूरक है ना। कह रहा है अस्पृश्यता यानी छुआछूत की अगर हम बात करें, ये प्रथा आप जानते हैं बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है ना। कह रहा है छुआछूत प्रथा अब तक कानून, कह रहा है कानून द्वारा रोक लगा दी है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, चलिए अब दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। कह रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यातायात की सुविधाओं से वंचित किया रखा गया था। पहले हालत यह था कि उन्हें सार्वजनिक रूप से मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में अपने पहले पढ़ा है, क्योंकि हमने कल चैप्टर 3 जब कर रहे थे, कौन सा 2 कर रहे थे परसों, उसमें हमने बता रखा है कि वो महार जाति से थे, कैसे स्टेशन पे गए थे। उनसे पहले स्टेशन मास्टर बात भी कर रहे थे। जैसे ही पता चला कि ये महार, पहले लगा था कि ये कोई ब्राह्मण का बच्चा है, जब बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये अगर ये बताया कि हम महार जाति से है तो कैसे उसके साथ भेदभाव हुआ था, वही चीज को यहाँ पे दिखाया है ना। कह रहा है कि अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि प्रथा, यह प्रथा जो था ये अवांछनीय था, है ना। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी से व्यवहार हो रहा हो। सरकार भी आपको समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है। इस समूह के लिए क्या करता है ना, इस समूह के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में क्या है आपका, जो 1 मिनट, है ना। कह रहा है इसके लिए जो समाज में अब भी, मतलब जो प्रावधान करते जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है जो लोगों में लड़कों की देखभाल लड़की से ज्यादा करते हैं। ये चीज आज भी आप देखने को मिलता होगा। लड़के को बहुत लंबे समय तक पढ़ाया जाता है, अच्छे स्कूल में भेजा जाता है, जबकि लड़कियां के साथ आज भी ये भेदभाव देखने को मिलता है ना। चलिए, कह रहा है लड़कों को, देख रहे, कह रहा है कि लोग लड़कियों को जितना महत्व देता है, कहीं ना कहीं उससे ज्यादा किसको देता है, लड़कों को देता है। यह धारणा जो कि क्या है, गलत और अन्यायपूर्ण है। इसे दूर करने के लिए सरकार कितने कदम भी उठाए जहां की लड़कियों के साथ, मतलब लड़कियों के साथ न्याय हो, इसके लिए, और ये अन्याय से छुटकारा पा सके, इसके लिए सरकारी स्कूल और कॉलेजों की क्या की गई, फीस भी कम की गई, उन्हें प्रोत्साहन की राशि दी जाती है ताकि लड़की सही से शिक्षा ग्रहण कर सके। तो चलिए, अब इसके साथ हुआ खत्म। तो साथियों, आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। इसी तरह हम लोग का ये बहुत लंबा सफर चलने वाला है, 12th क्लास तक चलने वाला है, और परत दर परत जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके साथ हम खुल के डिस्कस करेंगे। कैसा रहा बताइएगा आप लोग। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।